नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है संघीय व्यवस्था। हमने पहली क्लास में जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें संघीय व्यवस्था पार्ट 1 पढ़ा था और उसके अंतर्गत अपन ने देखा था कि हमारे संविधान में संघात्मक व्यवस्था विद्यमान है और संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं अपन ने डिस्कस की थी। इसके साथ ही हमारे सामने ये भी था कि भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें कुछ बातें एकात्मक भी हैं, कुछ लक्षण एकात्मक भी हैं। आज हम उन एकात्मक लक्षणों पर दृष्टि डालते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं ऐसी हैं जो हमारे यहाँ एकात्मकता के रूप में ली हुई है। अर्थात हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है, जो संघीय व्यवस्था है, वो संघात्मक और एकात्मक दोनों विशेषताओं को लिए हुए हैं। तो आज हम देखते हैं एकात्मक लक्षण या विशेषताएं। सबसे पहले है कि सशक्त केंद्र, अर्थात हमारे यहाँ पे जैसा कि पहले भी अब स्पष्ट कर चुकी हूँ कि केंद्र को मजबूत बनाया गया है। शक्तियों का जो विभाजन किया गया है उसमें केंद्र को मजबूत बनाया गया है। शक्ति विभाजन केंद्र के पक्ष में है। देखिए, जहां भी संघात्मक व्यवस्था होती है वहां केंद्र राज्य दोनों को बराबर शक्तियों का बंटवारा किया गया होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे केंद्र को सशक्त बनाया गया है। शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में ज्यादा किया गया है। देखते हैं किस तरह से किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी जो संघ सूची है, जो केंद्रीय सूची है, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल किए हैं। विषय भी ज्यादा हैं और विषय भी महत्वपूर्ण विषय होंगे वो हमने केंद्र को दे दिए गए। समवर्ती सूची है, उसमें केंद्र और राज्य दोनों को हमने दे दिया, लेकिन जो मतभेद होने की स्थिति में हमने केंद्र के निर्णय को मान्यता दी है, तो वहां पर भी केंद्र का निर्णय अंतिम होगा। इसी तरह जो अवशिष्ट विषय है, जो तीनों ही सूची में नहीं आते हैं, वो विषय भी हमारे यहाँ पे केंद्र को दे दिए गए हैं। इस तरह शक्ति विभाजन केंद्र के पक्ष में है या केंद्र को सशक्त बनाया गया है, जो कि एकात्मकता का लक्षण है और संघात्मकता के विपरीत है। दूसरी चीज है कि राज्य अनश्वर नहीं है, अर्थात इसका मतलब है कि हमारे राज्यों के पास ये शक्ति नहीं है कि वो केंद्र से अलग हो सके। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। और दूसरा, इसी के साथ में दूसरी बात ये भी मैं साथ में ही जोड़ देती हूँ कि राज्यों के जो क्षेत्रफल है, उनकी जो सीमाएं हैं, उनका जो नाम है, वो भी जो संसद है, जो केंद्र सरकार है, वो साधारण बहुमत से परिवर्तित कर सकती है। राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो राज्य केंद्र से अलग भी नहीं हो सकते हैं और राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्रफल वो भी संसद के द्वारा साधारण बहुमत से परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है एकल संविधान, अर्थात संघात्मक व्यवस्था के अनुसार केंद्र और राज्य दोनों के अलग अलग संविधान होते हैं। अमेरिका में भी इसी तरह की व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक ही संविधान है। केंद्र और राज्य दोनों ही इसी संविधान का पालन करते हैं और राज्यों को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार नहीं है। फिर आता है संविधान का लचीलापन, अर्थात हमारे संविधान में संशोधन की शक्ति भी केंद्र को दी गई है। राज्यों के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि वो संविधान संशोधन को प्रारंभ कर सके। संसद साधारण बहुमत से और विशेष बहुमत से संविधान के बहुत बड़े भाग को अकेले ही संशोधन कर सकती है। इस तरह इस संदर्भ में हमारा संविधान लचीला है और राज्यों को संविधान संशोधन प्रारंभ करने की शक्ति नहीं दी गई है। इसी तरह है कि राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव होता है, अर्थात संघात्मक व्यवस्था का ये लक्षण होता है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के 2 सदन होने चाहिए। एक जनता का प्रतिनिधित्व करता है और एक राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे यहाँ पे संघीय व्यवस्थापिका के सदन तो हमने 2 बना रखे हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन जो राज्यसभा है उसमें हमारे यहाँ पे सभी राज्यों को समानता का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। हमारे यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो जो किसी राज्य में 1 है, किसी राज्य में 31, उत्तर प्रदेश में जैसे अपन बात करते हैं अधिकतम संख्या है। तो ये समानता का अभाव है, जबकि संघात्मक व्यवस्था में सभी राज्यों को बराबर अधिकार या बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जैसे अमेरिका की जो सीनेट है, जो द्वितीय सदन है, उसमें सभी राज्यों को 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। तो हमारे ऐसा नहीं है, तो ये भी एक संघात्मक व्यवस्था के विपरीत है। इसी तरह है आपातकालीन उपबंध है, अर्थात हमारे यहाँ पे 3 तरह के जो आपातकालीन प्रावधान संविधान के माध्यम से किए गए हैं और तीनों ही तरह के जो आपातकाल है, अनुच्छेद 356,
अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत जो लगाए जाते हैं तीनों तरह के आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, उस समय पूरा देश एकात्मकता में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात राज्यों की शासन व्यवस्था केंद्र के पास आ जाती है। तो ये भी एकात्मकता का ही लक्षण है। सामान्यतः संघीय शासन व्यवस्थाओं में इस तरह के प्रावधान नहीं किए जाते हैं। फिर आता है एकल नागरिकता। हमारे यहाँ पे एक ही तरह की नागरिकता लोगों के पास है, भारतीय नागरिकता। जहां भी संघात्मक व्यवस्था होती है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, वहां पर दो तरह की नागरिकता होती है, एक केंद्र सरकार की या पूरे देश की और एक होती है उस राज्य की जहां वो व्यक्ति निवास करता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा प्रावधान नहीं है, नागरिकता भी इकरी ही है, इसलिए ये भी एकात्मकता का लक्षण है। फिर आता है एकीकृत न्याय व्यवस्था, अर्थात हमारे यहाँ पे न्यायपालिका का जो संगठन है वो भी एकात्मकता लिए हुए है। सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय होता है और उसके नीचे उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। केंद्र और राज्य दोनों ही जो हैं वो उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन करते हैं और उच्चतम न्यायालय दोनों के ही विवादों का समाधान करता है और वो ही अंतिम निर्णय करता है। तो जो न्यायपालिका का संगठन है वो भी हमारे यहाँ पे एकात्मकता लिए हुए है। इसी तरह नेक्स्ट आती है एकीकृत लेखा जांच मशीनरी। इस एकीकृत लेखा जांच मशीनरी से तात्पर्य है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र के भी लेखों की जांच करता है और वही राज्यों के लेखों की भी जांच करता है, अर्थात एकीकृत व्यवस्था है जांच करने की। और लेकिन जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो राज्य के लेखों की तो जांच करता है और अनियमितताओं के ऊपर टिप्पणी भी करता है, लेकिन उसकी नियुक्ति और उसकी बर्खास्ती में राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है और राज्यों की सहमति के बिना ही केंद्र सरकार अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। इस तरह ये व्यवस्था भी राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर एक तरह से अंकुश ही लगाती है। नेक्स्ट आता है अखिल भारतीय सेवाएं, जिन्हें हम कहते हैं प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। ये सेवाएं केंद्र और राज्य दोनों के लिए ही होती है। ये लेकिन इनकी जो भर्ती है, इनका जो ट्रेनिंग है, इनका प्रशिक्षण है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और ये राज्यों में नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन इन पर जो नियंत्रण होता है वो केंद्र सरकार का होता है। इस तरह ये भी राज्यों पर एक तरह से नियंत्रण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और ये भी हमारे एक ही है। अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र में भी सेवाएं देती हैं और राज्यों में भी सेवाएं देती हैं। तो ये भी हमारे एक तरह से एकात्मकता का ही लक्षण है। फिर आता है राज्य सूची पर संसद का अधिकार होना। देखिए, हमने संघ सूची में महत्वपूर्ण विषय पहले ही दे दिए, समवर्ती सूची में भी मतभेद होने पर केंद्र का निर्णय मान्य कर दिया हमने। इसी तरह जो अवशिष्ट विषय है वो भी हमने दे दिया। नीचे जो रहती है वो होती है राज्य सूची, जिन पर राज्यों को अधिकार दिया गया है। लेकिन राज्य सूची पर भी संसद या केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता है और वो दो बातें ऐसी होती है। एक तो आपातकाल होता है, आपातकाल में राज्य सूची के सारे विषय केंद्र के पास आ जाते हैं और केंद्र उनके ऊपर कानून बना सकता है। और इसी तरह अगर हम सामान्य काल की बात करें तो सामान्य काल में भी संसद के पास एक शक्ति होती है कि वो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है राज्यसभा के माध्यम से। राज्यसभा के पास ये स्पेशल पावर है आर्टिकल 249 के तहत। तो वो अगर राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तो उस विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाएगा, अर्थात उस समय राज्य सूची का विषय भी केंद्र के पास आ जाता है। तो राज्य सूची में सामान्य समय में राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर हस्तक्षेप कर सकती है केंद्र सरकार और आपातकाल में सारी शक्तियां वैसे ही उसके पास आ जाती है। तो राज्य सूची में भी केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। इसी तरह आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति। संघात्मक व्यवस्था में जो राज्यपाल होता है वो राज्यों का प्रमुख होता है। इस संघात्मक व्यवस्था के अनुसार राज्यपालों की नियुक्ति या उनका निर्वाचन राज्य सरकार द्वारा होना चाहिए या राज्य की जनता द्वारा होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे जो राज्यपाल है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अर्थात केंद्र के द्वारा ही की जाती है। वो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है और राज्यों के ऊपर केंद्र का नियंत्रण लगाने के रूप में वो कार्य करता है, या हम यूं कहें कि केंद्र सरकार राज्यों पर राज्यपाल के माध्यम से भी अंकुश रखती है, नियंत्रण रखती है। तो ये भी एकात्मकता का लक्षण है कि राज्यपाल की नियुक्ति सेंटर या केंद्र के द्वारा की जाती है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि एकीकृत निर्वाचन मशीनरी,
अर्थात निर्वाचन मशीनरी से यहाँ तात्पर्य है निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग जो है केंद्र अर्थात संसद के चुनाव भी कराता है और वही राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी कराता है। लेकिन निर्वाचन आयोग की स्थापना, उसकी नियुक्ति, उसको उठाना, ये सब केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। इस राज्यों के पास इस मामले में भी कोई शक्ति नहीं होती है। तो जो निर्वाचन मशीनरी है वो भी हमारे एकात्मकता का लक्षण है, क्योंकि वो एकीकृत स्वरूप लिए हुए है। इसके पश्चात आता है कि राज्यों के विधेयकों पर वीटो। देखिए, राज्य विधानसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी कानून बनेगा जब राज्यपाल उस पर अपने सहमति दे देता है। लेकिन राज्यपाल के पास एक शक्ति होती है कि वो अगर चाहे तो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ऐसी कंडीशन में अर्थात जब राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख लेता है तो वो विधेयक राष्ट्रपति के पास चला जाता है और वहां पर राष्ट्रपति अपने वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति उसे स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और काफी समय तक अपने पास, निश्चित समय तक अपने पास रख सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए उसने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और वापस अगर वो पारित कर देती है राज्य विधानसभा, तो भी राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात राष्ट्रपति डबल वीटो इस्तेमाल वहां पर कर सकता है। तो ये भी एक एकात्मकता का लक्षण है, या राज्य इसके माध्यम से नियंत्रण में रहते हैं, केंद्र एक मजबूत संगठन के रूप में उभर कर आता है। इसी तरह एक और है, केंद्र के पास एक समन्वयकारी शक्ति होती है। अर्थात अगर राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है, कोई मतभेद होता है, तो केंद्र सरकार उसका समाधान करने का प्रयास करती है, उसके पास समन्वयकारी शक्ति होती है। और इसके लिए केंद्र सरकार अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषदें इस तरह का निर्माण करती है और वो सब केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करती है। तो इसके माध्यम से भी जो केंद्र सरकार है वो सशक्त होती है या एकात्मकता लिए हुए है। इस तरह हमारे यहाँ पे संविधान के माध्यम से ही इस तरह के ये लक्षण, एकात्मकता के लक्षण संविधान के माध्यम से ही किए गए हैं। इसके अलावा कुछ संविधान के बाहर की व्यवस्थाएं भी होती हैं जो एकात्मकता का पक्ष मजबूत करती हैं या उसकी वजह से भी एकात्मकता का लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, केंद्र और राज्यों में अगर एक ही पार्टी की सरकार होती है तो संघात्मकता कम और एकात्मकता ज्यादा आ जाती है। इसी तरह अगर हम देखते हैं प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, चमत्कारी है, तो इस तरह की व्यवस्था हो सकती है। इसी तरह जो अंतर्राज्यीय परिषदें हैं, क्षेत्रीय परिषदें हैं, सम्मेलन हैं, इन लोगों के होते हैं, तो उनके माध्यम से भी एकात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। इस तरह हमारे यहाँ पे संघात्मक जो व्यवस्था है वो अमेरिका या स्विट्जरलैंड के जैसे परंपरागत संघीय व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ पे एकात्मक और संघात्मक दोनों ही लक्षण पाए गए हैं और इसीलिए विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न विचारकों ने इसके बारे में अपने जो विचार है वो भी इसी तरह से व्यक्त किए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डीडी बसु को अपन लेते हैं। डीडी बसु ने ये कहा है कि हमारी जो व्यवस्था है न तो पूर्ण रूप से संघात्मक है, न ही पूर्ण रूप से एकात्मक है, बल्कि वो दोनों का मिश्रण है। केसी वियर की बात अगर अपन करते हैं तो वो कहते हैं हमारी जो व्यवस्था है वो अल्प संघीय व्यवस्था है। पॉल एपल भी ये कहते हैं कि ये पूरी तरह से संघीय है। मोरिस जॉन्स कहते हैं कि ये सहमति वाला संघ है हमारा। आइवर जेनिक्स कहते हैं कि ये मजबूत केंद्र वाला संघ है। ग्रेनविन ऑस्टिन कहते हैं कि ये सहकारी संघ व्यवस्था है। और ग्रेनविन ऑस्टिन का यह मानना है कि भारत में संविधान के माध्यम से मजबूत केंद्र की स्थापना की है, निर्माण किया है, लेकिन राज्यों को भी कमजोर नहीं किया गया है। ये एक नए प्रकार का संघ है और यही इसकी खासियत है। तो ग्रेनविन ऑस्टिन के इस तरह के विचार हैं। यदि हम के संस्थानम को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि भारत एक तरफ से तो एकल व्यवस्थागत देश है, फिर भी केंद्र और राज्य अपना कार्य विधिक और औपचारिक रूप से संघीय रूप में करते हैं। इसी तरह जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने संविधान सभा में इस बात पर जब विवाद चल रहे थे, विचार चल रहा था, तब उन्होंने भी इस बात कही थी कि यदि भी संविधान में कड़ी संघीय व्यवस्था का स्वरूप नहीं दिया गया है, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार ये एकात्मक और संघात्मक हो जाता है। इस तरह विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरह के विचार व्यक्त किए। कोई एकात्मक बताता है, कोई संघात्मक बताता है, कोई मिश्रित व्यवस्था बताता है, कोई पूर्णतः संघीय व्यवस्था बताता है।
लेकिन एक चीज मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर दूं, 1994 में बम्बई जो केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास में, उसके पश्चात उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात स्पष्ट कर दी है कि उच्चतम न्यायालय ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि संविधान संघीय है और ये संविधान की मूल विशेषता है। संविधान की व्यवस्था के ऊपर टिप्पणी करते हुए उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही थी कि यद्यपि संविधान के तहत राज्यों की तुलना में केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य केंद्र के अधीन है या केंद्र पर निर्भर है या केंद्र के एजेंट है। राज्यों का अपना संवैधानिक अस्तित्व है, वो अपने मामले में सर्वोच्च है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही थी कि आपातकालीन जो प्रावधान है वो एक तरह से अपवाद है, अस्थायी प्रावधान है, वो नियम नहीं है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बात और कही थी कि संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है और जिसके अंतर्गत राज्य अपना कार्य स्वायत्त रूप से करते हैं। साथ ही राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता और परिस्थितियों को देखते हुए मजबूत संघीय सरकार की स्थापना भी की गई है। इस तरह हमारे संविधान में दोनों चीजों को स्थान दिया गया है। संविधान निर्माताओं ने एकात्मक तत्वों को अपनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने संघात्मक व्यवस्था को छोड़ दिया, या मैं यूं कहूं कि यदि हमने एकात्मक तत्वों को अपना लिया है तो हमारा व्यवस्था एकात्मक हो गई। अर्थात हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने संघात्मकता के साथ व्यवहारिकता का पुट डाला है, व्यवहारिकता का समावेश किया है। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इससे पहले अमेरिका की संघात्मक व्यवस्थाओं का अध्ययन हम कर चुके थे और वहां उसकी बहुत सारी कमियां उजागर हुई थी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने उन कमियों को दूर किया और जो बातें एकात्मकता की थी, जो संघात्मकता के साथ मेल खाती थी, जो व्यवहारिक थी, उनको हमारे यहाँ पर अपनाया गया। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो संघीय व्यवस्था है, जो संघात्मक व्यवस्था है, वो कोई स्थिर व्यवस्था नहीं है, वो एक गतिशील व्यवस्था है, एक विकासशील व्यवस्था है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सामान्य काल में वो सहयोगी संघवाद होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों अपना कार्य शांतिपूर्वक करते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, और आपातकाल में वो अपने आप ही वो एकात्मकता में बदल जाता है। इस तरह संघात्मक और एकात्मक दोनों के गुणों का समन्वय है और संघात्मकता का व्यवहारिक रूप हमारे यहाँ पे पाया जाता है, और यही हमारी संघात्मक व्यवस्था की एक तरह से खासियत है। धन्यवाद।